rather than jumping from one source to another and studying the same topic and same concepts from multiple educators and platforms, we हुँ। should stick to one particular source or one or two particular source which we think that are best. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने बचपन में अपने दोस्तों को पढ़ाया होगा या अपने स्कूल डेज़ में अपने दोस्तों को पढ़ाया होगा और वहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको टीचिंग करनी चाहिए। हाँ, हमारे साथ आज ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। शी इज़ मिस प्रगति सिंह और इन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया है मैनेजमेंट में विद 60.33 परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन प्रगति एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, sir, and thank you for inviting me on Anuj Jindal's platform. And it's really a great pleasure for me to have a live interaction with you after attending so many YouTube sessions. प्लेज़र, प्लेज़र। प्रगति कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब पहले तो ये बताइए कि जेआरएफ क्वालीफाई हो गया आपका इतने अच्छे परसेंटेज से, तो कैसा फ़ील हो रहा है आपको? तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। पहली बार में तो नेट भी नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ ही सोचा था, टारगेट ही जेआरएफ था और जेआरएफ क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ। प्रगति मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएँ और साथ-साथ ये भी बताएँ कि मतलब ये कौन-सा अटेम्प्ट है आपका? Okay, sir. So I did my schooling from Gonda. It's my hometown, and I have done BCom honors from Lucknow University, हुँ, and I have done MBA from NIT Allahabad, and this was my second attempt. हुँ, हुँ। तो प्रगति क्या आप थोड़ा-सा रिकॉल कर पाएँगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या-क्या गलतियाँ करी आपने? बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले अटेम्प्ट में नहीं क्वालीफाई कर पाते, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए थोड़ा-सा मार्गदर्शन दें कि क्या गलतियाँ हुई आपसे और आपने उनको कैसे सुधारा? द फर्स्ट अटेम्प्ट तो पहली बात तो थोड़ा टाइम कम था और मेरा पूरा सिलेबस ही नहीं कवर हो पाया था। हुँ, ऑल्सो जो कवर किया था उसको भी रिवाइज़ नहीं किया था, तो हुँ, रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं क्लियर हुआ तो जो पेपर जो है मिला और आंसर की आई तो फिर जो है उसको अच्छे से एनालाइज़ किया था। जैसे सर हुँ, आपने बताया था एक्सेल शीट में बना के प्रॉपर जो है यूनिट जो पेपर 1 के सारे यूनिट्स को लेके पेपर 2 के सारे यूनिट्स को लेके कि किस हुँ, सब्जेक्ट में कितना गलती हुई है, ऐसे एनालिसिस किया था। हुँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है प्रगति कि मैं बोल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ, बट फॉलो कुछ ही करते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब वो जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किया होता है, उनका रिज़ल्ट कन्वर्ट होता है। जैसे आपका नेट भी क्वालीफाई नहीं हुआ था और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप कोर्स में भी जुड़े रहे और अब आपका जेआरएफ इन मैनेजमेंट हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक यू। प्रगति ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? मतलब जैसे मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ ऑलरेडी दे दिया है, पर फिर भी आप बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे आपको लगा कि आपको एमबीए एनआईटी इलाहाबाद से करने के बाद आपको टीचिंग में जाना चाहिए और किस तरीके से आपने अपनी तैयारी शुरू करी? Okay, sir. So it was in June 2021 that our summer internships were going on. So हुँ, I was also doing an internship with one private company, हुँ, and it was online due to COVID. So my experience with that particular internship was not very good. And at that particular time, I decided that I don't want to go into the corporate sector, हुँ, especially in the private sector. And हुँ, then I started exploring other opportunities that I could choose from. So I came across UGC NET examination, हुँ, and also I am very good at explaining concepts, and हुँ, I used to explain to my friends to since class 10th and in हुँ, graduation and in post graduation also. So हुँ, then I decided that I can become a teacher, a professor. So then हुँ, I started preparing for UGC NET exam. हुँ। तो अगर मैं एप्रोक्सिमेटली टाइमलाइन को देखने की कोशिश करूँ, एप्रोक्सिमेटली आपको आपने जहाँ जब से तैयारी शुरू करी ऑफ कोर्स तब से एप्रोक्सिमेटली 1.5 साल का टाइम लिया आपने और उसमें आपने Mm. सिंसियरली तैयारी करी, Yes, sir. ठीक है। प्रगति मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोर्स ऑफ मटेरियल आपने यूज़ किया? क्या-क्या स्टडी मटेरियल यूज़ किया? पेपर 1 के लिए क्या यूज़ किया और पेपर 2 के लिए क्या यूज़ किया? उसके बारे में कुछ बताइए हमें। Okay, sir. So in the first attempt, I did self study, but I was not able to complete the syllabus on time, and so maybe that was the reason I could not clear. So हुँ, second attempt के लिए sir जो है I enrolled for the UGC NET management course of Anuj Jindal and for both paper 1 and paper 2. And हुँ, I think the study material, the content that is provided in the course, that is more than enough. अगर हुँ, उसको ही उतने ही कंटेंट को एक बार अच्छे से पूरा कवर कर लिया जाए और उसी को बार-बार रिवाइज़ किया जाए, so हुँ, that is more than enough. And I would like to emphasize one thing here, that
rather than jumping from one source to another and studying the same topic and same concepts from multiple educators and platforms. We हुँ, should stick to one particular source or one or two particular source which we think that are best. तो हुँ, सिर्फ 1 या 2 से जो है मतलब जो बेस्ट लगते हैं उन्हीं से पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हुँ। क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है ना कि आप मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ बुक्स या मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ एजुकेटर्स से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, विद अ यस, डिफरेंट अप्रोच। तो हो सकता है कि अगर आप इनिशियली जब चूज़ कर रहे हैं, तो आप कुछ वीडियोज़ देख लीजिए या कुछ मेंटर से बात कर लीजिए एंड उसके यस, बाद जो भी आपको बेस्ट लगता है कि जो मुझे समझ में आ रहा है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है टीचिंग में इट्स मोर अबाउट कनेक्ट कि आप किस यस, यस, फैकल्टी से कनेक्ट करते हैं। पढ़ा तो सारे लोग ही अच्छा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट किससे आपका कनेक्शन बिल्ड होता है कि नहीं, ये क्लिक कर गया, जो हम वर्ड कहते हैं। तो आई थिंक उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज़ रखेंगे, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी और क्लैरिटी कम होगी। यस। राइट। प्रगति आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब बिकॉज़ आप मास्टर्स परस्यू कर रहे थे, कोविड का टाइम भी चल रहा था। तो मैं आपका डेली रूटीन जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते थे और कितना टाइम आप एलोकेट करते थे पेपर 1 को और पेपर 2? डेली रूटीन जैसा ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि तैयारी 1 साल से ज़्यादा ही की, तो पूरा 1 साल तो कोई डेली पर्टिकुलर रूटीन नहीं फ़ॉलो हो पाया। लेकिन वन थिंग आई वाज़ कंसिस्टेंट विथ वाज़ दैट आई सेट वीकली टारगेट्स। फिर वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में ब्रेक करते थे और वो डेली टारगेट्स को डेली ही अचीव करना रहता था। चाहे जो टाइम भी प्रॉपर नहीं सेट था जो है कॉलेज की वजह से या फिर और बीच में ऑफलाइन भी हो गया कॉलेज तो उस वजह से थोड़ा और डिस्टर्बेंस हो गई थी। लेकिन जो डेली टारगेट्स रहता था, चाहे उसको सुबह उठ के पूरा उतना अचीव करना रहता था, चाहे सुबह नहीं हो पाए तो रात में देर तक जग के पढ़ना रहता था। तो मतलब एंड आपने सेक पूरी कोशिश करी है कि टारगेट्स जो आपने बना रखे हैं डेली वो कंप्लीट हो जाएँ, टाइम ऊपर-नीचे हो जाए सुबह-शाम कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यस सर। एंड आई सर थिंक वो सेकंड थिंग हुँ, हुँ। सर एक और चीज़ जिस पे फ़ोकस किया सबसे ज़्यादा वो जो है रिविज़न पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया था। हुँ, पहले तो पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से पूरा थॉरली उसको पढ़ा, फिर हुँ, उसके बाद रिवाइज़ किए और डिफरेंट अप्रोचेस से रिवाइज़ किया। जैसे एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज़ करना, लाइव सेशन सारे देख के रिवाइज़ करना हुँ, और दोबारा जो है शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज़ करना। तो हुँ, आई हैव रिवाइज़्ड विद द होल सिलेबस मोर देन 3 टाइम्स आई वुड से। हुँ। बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 3 बार रिवाइज़ करते हैं ना, तो एक ही सब्जेक्ट को या एक ही टॉपिक को देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। पहली यस, बार शायद हम सिर्फ़ उसको ओवरऑल ऊपर-ऊपर से रीड कर रहे होते हैं। दूसरी बार हम थोड़ा-सा डीपली कांसेप्चुअल क्लैरिटी में जा रहे होते हैं और तीसरी बार क्या होता है जो छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें छूट गई होती हैं, वो हमारे दिमाग में क्लिक हो रही होती हैं। तो आई थिंक जब आपने 30 बार के बाद रिवाइज़ किया होगा, तो आपको सारी की सारी चीज़ें हर डायमेंशन से एक 360 डिग्री डायमेंशन से समझ में आ गई। यस सर। प्रगति अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अभी भी इनफैक्ट जिनसे मेरी बात होती है कि सर क्या पास्ट ईयर सफिशिएंट है 8-10 साल के पास्ट ईयर्स लगा के चले जाएँ, तो हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। अब आपने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया, आपका क्या टेक है इस बात को लेके? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पास्ट ईयर हमने सारे नहीं लगाए थे, सिर्फ प्रीवियस अटेम्प्ट क्योंकि दिया था तो उसको तो हुँ, पूरा पेपर अच्छे से एनालाइज़ किया था, लेकिन उसके पहले के पास्ट ईयर नहीं लगाए थे। हुँ, क्योंकि क्या होता है पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन्स रहते हैं वो कहीं न कहीं हम लोग को किसी न किसी फॉर्म में मिल जाते हैं, वो कंटेंट में भी कवर रहता है या हुँ, फिर लाइव सेशंस में आप थोड़ा ट्विस्ट के साथ उसमें थोड़ा हुँ, ट्विस्ट के साथ आप देते थे वो हुँ, क्वेश्चन्स या फिर कहीं न कहीं रहता है। हुँ, लेकिन मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस किया था, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फ़ोकस किया था। हुँ, और सर हमने 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे हुँ, एंड मॉक टेस्ट 3 चीज़ में हेल्प करता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है और इस बार जो है मैनेजमेंट का पेपर लेंथी था काफ़ी। सब रणवीर था। बच्चे कह रहे थे कि अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो हुँ, मॉक टेस्ट ने इस बात में हेल्प की कि आई वाज़ एबल टू कंप्लीट द होल पेपर इन 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स एंड आल्सो हुँ, आई हैड 20 मिनट्स टाइम लेफ्ट टू रिविज़िट दोज़ क्वेश्चन्स दैट आई हैव मार्क्ड फॉर रिव्यू। एंड हुँ, सेकंड चीज़ सर मॉक टेस्ट हेल्प करता है कि जो है पैनिक मोड नहीं ऑन होता है वहाँ पे। हुँ, जैसे मॉक टेस्ट में भी होता है कि हम लोग क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो फिर अगर 10 मॉक टेस्ट दिया है तो वी गेट यूज्ड टू इट और हुँ, फिर वही पेपर में भी ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम पैनिक नहीं करेंगे। थर्ड हुँ, चीज़ ये हेल्प करता है सर कि 3 घंटे बैठने की एंड वो स्टिल होके बैठने की और जो है फोकस 3 घंटा करना, दैट इज़ आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो इसमें भी मॉक टेस्ट हेल्प करता है। मुझे लगता है आपने बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ें समझा दी, जो जनरली मैं समझाता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बेसिकली आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं कि आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं प्रगति। बिकॉज़ मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, एज़ अ मेंटर मैं गाइड करता हूँ, बट अगर मुझे भी अगर आप 3 घंटे बैठा दो, तो शायद मेरी भी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी बिकॉज़ हम प्रैक्टिस तो करते नहीं है बैठ के, अब 3-3 घंटे की। तो मैं ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझ सकता हूँ कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं,
तो एग्जाम में होगा क्या, एक तो आप टेंशन में कि आपको एग्जाम देना है, थोड़ा सा पैनिक आ रहा है आपको, उसके बाद क्या होता है 2-3 सवाल आ नहीं रहे हैं, जो आपको लगते हैं कि मुझे आते होंगे। एक बार होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें तो सब कुछ ही आता है, तो हमारे सवाल सही होने लगते हैं। और दूसरा हमें 3 घंटे की हैबिट भी बन जाती है। तो आई थिंक कम से कम मुझे लगता है आपने तो बहुत अच्छे 10 से ज़्यादा मार्क्स लगा लिए जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कम से कम हमें 5 मार्क्स तो बेयर मिनिमम लगाने ही चाहिए ताकि हमारी हैबिट बन सके। यस सर। सर ये भी होता है मॉक टेस्ट में जितना एवरेज स्कोर रहता है, उतना ही एग्ज़ाम में आता है। तो मेरा ऐसे ही लगभग था और इतना ही एग्ज़ाम में आया भी। तो वो ये भी ऐसा होता पता है ना रहता है। कि वो ऐसा होता है कि हमने जो लेवल रखा हुआ है, मतलब हम जो लेवल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव सेशंस के अंदर या मॉक सेशंस के अंदर, वो एक लेवल हल्का-सा ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट थोड़ा-सा बेटर प्रिपेयर होके जाए। तो इसीलिए शायद वो कंडीशन आपको दे रखी है, अगर आपको याद हो कि भई अगर आप एवरेजली 65% से ऊपर स्कोर करते हैं, तो नेट तो 100% होना है। क्योंकि यस, 5 साल हो गए मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए, स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, तो एक आइडिया लग जाता है कि अगर इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट स्कोर कर रहा है, तो नेट तो हो ही जाएगा 100, यस सर। प्रोवाइडेड कि स्टूडेंट उसे फॉलो कर लें। हुँ, यस सर। प्रगति, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे रिसेंट ईयर्स में आपने 90 में भी एग्जाम, जब पहला भी अटेम्प्ट दिया होगा, फिर अब आप दूसरा अटेम्प्ट आपने दिया और क्वालिफाई किया, तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस और सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको आप कैसे टैकल कर रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपने कहाँ से प्रैक्टिस की? सर असर्शन रीज़निंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट क्वेश्चंस ये सर अब इस वाले अटेम्प्ट में तो कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले और कॉम्बिनेशन वाले जो रहते हैं 4 स्टेटमेंट्स उसमें से चूज़ करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एंड नॉट करेक्ट। तो ये वाला बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तभी पेपर इस बार लेंथी हो गया था। हम्म, एंड सर इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सर सारा यूट्यूब सेशन सारे जो है कवर किए हैं, और वो भी पहले से आप बहुत पुराने जो है सेशंस देखो उसमें भी असर्शन रीज़निंग क्वेश्चंस काफ़ी आपने कराए हुए हैं। तो हम्म, वहाँ से किया, प्लस जो बुक प्रोवाइडेड है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम्म, आई आई वुड से कि लाइव सेशंस ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे सर आप 5 क्वेश्चन या 10 ही क्वेश्चन कराते हैं, तो हम्म, उसमें आप जो है उसमें बताते हैं कि हाँ, क्या पॉइंट हमसे रह गया, क्या चीज़ हमने वहाँ पे मिस कर दी, क्या हम्म, चीज़ हम वहाँ पे नहीं देख पाए। तो जो है आई वुड से लाइव सेशंस बहुत हेल्पफुल थे इसके लिए। तो गलतियां भी पता चल जाती हैं कि ये एक छोटी सी चीज थी, ये जो ट्विस्ट किया था सर ने, या ये जो एलिमेंट को घुमा दिया गया था, इसको हम पढ़ना भूल गए। तो मुझे लगता यस है सर। इतनी गलतियां हम कर चुके होते हैं लाइव सेशंस कर करके कि जब हम फाइनल एग्जाम देने पहुंचते हैं तो हमारा माइंड बहुत ओपन होता है कि हमें ध्यान से सुनना है और ध्यान से अटेम्प्ट करना है। यस सर। प्रगति, बहुत बातें हो गई एकेडमिक के अराउंड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको स्पेसिफिकली चैलेंज आया, मतलब कुछ तो चैलेंज आया ही होगा, कोविड था, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, तो क्या वो चैलेंज था? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आपने उसको टैकल कैसे किया? यस सर। सर चैलेंज तो था ही, पहली बात तो पूरा सिलेबस कवर करना, और हम्म, अगर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कवर द सिलेबस, क्योंकि हम लोग को बहुत अलग-अलग सोर्सेस से ढूँढना पड़ता है कि कहाँ हम्म, से ये टॉपिक पढ़ा, कहाँ से ये टॉपिक पढ़ा, तो हम्म, बहुत टाइम भी लग जाता है। और अगर एक प्रॉपर कोर्स ले लेते हैं जिसमें पूरा सिलेबस पहले से पूरा कंटेंट प्रोवाइडेड है, तो हम्म, ये चैलेंज तो ऐसे टैकल हुआ कि पूरा कोर्स ले लिया तो उससे पूरा सिलेबस कवर हो गया। सेकंड थिंग सर, पेपर 1 में जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट और आईसीटी और हायर एजुकेशन, ये 3 यूनिट्स में कई लोग को प्रॉब्लम आती है, एंड आई हम्म, आल्सो फेस चैलेंज इन दीज़ 3 यूनिट्स। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट का और आईसीटी का तो जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको रीड किया था, बस 2 बार हम्म, रीड किया। आईसीटी का जो है जितना कंटेंट प्रोवाइड था उसको 2-3 बार रीड किया था, और हम्म, हायर एजुकेशन स्कीम्स को याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम्म, उसके लिए पूरा जैसे ए4 शीट में जो है लिखा था, स्कीम्स हम्म, के नाम, उनका हम्म, इम्प्लीमेंटेशन ईयर और ऑब्जेक्टिव जो है, और हम्म, वीक में उसको 2 बार रिवाइज़ कर लो तो वो हम्म, याद रहता है। हम्म, एंड पेपर 2 में सर जो है फ़ॉर्मूलाज़ इतने से होते हैं, उसको रिवाइज़ हम्म, करने में दिक्कत रहती है, तो फ़ॉर्मूला लिस्ट पूरी बनाई हुई थी, हम्म, फाइनेंस अकाउंट्स और स्टैट्स के लिए। हम्म, फ़ॉर्मूला लिस्ट पूरी बनाई हुई थी, और जो है पहले जो है सारे जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स या फिर कहें जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे हम्म, फ़ोकस किया था पेपर 2 में पहले, और आईबी और एंटरप्रेन्योरशिप उसको लास्ट में किया था। हम्म, लास्ट में वो चीज़ क्योंकि उसको मेमोराइज़ करना रहता है ज़्यादा, तो हम्म, उसको लास्ट में किया था। हुँ, हुँ। मैं है ना इनकी बातों को बहुत हाइलाइट करना चाहूँगा बिकॉज़ इन्होंने अभी बहुत कैजुअली ये चीज़ें कह दी हैं, ठीक है? क्योंकि जो इन्होंने चीज़ें करी हैं उसमें बहुत एफर्ट लगता है, मैं आपको बताऊँ। जैसे इन्होंने कहा कि भई इन्होंने फ़ॉर्मूला शीट्स बनाई हैं। टेक्निकली हम मेंटरशिप की लैंग्वेज में उसे चीट शीट कहते हैं बिकॉज़ वो शीट ऐसी होती है जो पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज़ कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या स्टैटिस्टिक्स है, अगर उसके सारे के सारे फ़ॉर्मूले आपने एक जगह कर लिए और उसको आप बार-बार रिवाइज़ करते रह रहे हैं या उसमें
उसको बार-बार देख रहे हैं, तो क्या होता है छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, कि आर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें लग आसान रहा है कि प्रगति ने ये किया और ये कर लिया, बट मैं आपको बताऊँ कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत कांसेप्चुअल क्लैरिटी लगती है, बहुत एफर्ट लगता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना। तो हम जो कहते हैं ना कि सर आईसीटी में तो फैक्चुअल आते हैं, सर पीपल एनवायरनमेंट में तो फैक्चुअल क्वेश्चन्स आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आई थिंक आई शुड कांग्रेचुलेट यू प्रगति बिकॉज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना टाइम आपने डिवोट किया होगा सारे फॉर्मूलेज़ और वो चीट शीट क्रिएट करने में। यस सर, सब पूरे के पूरे सिलेबस को हम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने बनाया हुआ था। हुँ, मतलब जो कंसेप्चुअल वाले वैसे भी मार्केटिंग, ओबी, एचआर सबको वो जो है शॉर्ट नोट्स में करके जो है लिखा हुआ था कि जैसे कोशिश ये रहती थी, 1 यूनिट पूरा 4 से 5 पेज में पूरा उसको लिख दिया जाए, कि हुँ, उसको रिवाइज़ करने में फिर आसान रहता है। हुँ। तो बहुत स्मार्टली भी आपने काम किया और आपने हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किया प्रगति। सो ऑल माय गुड विशेस टू यू। थैंक यू। प्रगति अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अब आपने ऑलरेडी क्वालीफाई कर लिया है जेआरएफ एंड मैनेजमेंट, तो आपका क्या प्लान है? वेयर डू यू वांट टू गो? यू वांट टू स्टार्ट विथ योर टीचिंग या आप पीएचडी करना चाहते हैं या आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, वो भी एक थर्ड ऑप्शन है। तो क्या सोच रहे हैं अभी आप? यही आई हैव 2 थिंग्स इन माय माइंड। पहला तो एचआर मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके भी फॉर्म फिल किए हैं पीएसयू जॉइन हुँ, करने के लिए। हुँ, एंड अदरवाइज़ आई विल गो फॉर पीएचडी, तो पीएचडी के लिए भी प्रिपरेशन चल रही है और जो है फॉर्म फिल किए हैं पीएचडी के लिए भी। हुँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके दिमाग में हैं ऑलरेडी, आप एचआर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हैं और पीएचडी में भी अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑल माय गुड विशेस प्रगति, आई एम श्योर कि जिस तरीके का आपका हार्ड वर्क रहा है, जिस तरीके से आप अप्रोच रही है आपकी तैयारी करने की, आई एम श्योर कि आप जल्दी हमसे दोबारा बातचीत करेंगे, जल्दी से गुड न्यूज़ देंगे। सो प्रगति, यस। अब मैं चाहूँगा कि बस आप एक पार्टिंग वर्ड्स दे दें हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या एक एडवाइस है जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो जून 2023 में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं? तो सर मेरे लिए रिवीजन वर्क किया एंड आई फोकस्ड अ लॉट ऑन रिवीजन। 3 से ज़्यादा बार रिवाइज़ किया, अलग-अलग टेक्नीक से उसको रिवाइज़ करो। हुँ, जैसे सर एक कोर्स थी एक्टिव लर्निंग पे अनुज जिंदल हुँ, सर की थी। तो एक्टिव या फिर आपकी थी सर, आई क्लियरली डोंट रिमेंबर। हुँ, एक्टिव लर्निंग पे फोकस किया था उसमें हुँ, और कई तरह से रिवीजन किया था। एंड वन मोर एडवाइस इज़ दैट कि लिसन टू योर मेंटर्स एंड योर एजुकेटर्स व्हाट दे आर सेइंग, एंड जो भी वो एडवाइस देते हैं अगर उसका हम 50% भी इम्प्लीमेंट कर लें, तो हुँ। वी कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम। हुँ। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सम अप किया प्रगति की, अगर हम रिवीजन करते रहें और अगर हम 50% भी मेंटर्स की सुन लें, जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हम एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, मतलब हमने इतने स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया है, इतने स्टूडेंट से बात करी है, तो उनकी गलतियाँ हमें पता हैं। हम यही कोशिश करते हैं जब अदरवाइज़ सेशन लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन, कि हम ये बता सकें कि क्या-क्या मिस्टेक्स हैं या किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं और फिर एग्जाम्पल बनते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बाकी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि हाँ, इन्होंने मिस्टेक्स नहीं करी, उन्होंने फॉलो किए एडवाइसेस को एंड नाउ दे आर देयर क्वालिफाइंग द जेआरएफ एंड देन कमिंग हियर एंड शेयरिंग देयर स्ट्रगल एंड जर्नी। So congratulations once again, Pragati. It was lovely talking to you, and I just hope that you fly higher in terms of your achievements and you do wonderful ahead in your career. So congratulations and thank you once again for joining. थैंक यू।